हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, डिसर्टेशन थीसिस या रिसर्च पेपर पर वर्क कर रहे हैं, तो रिग्रेशन एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। इस वीडियो में हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिकली कैसे उसे हम एसपीएसएस में टेस्ट करते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन या सिंपल लीनियर रिग्रेशन को ये समझेंगे एसपीएसएस को यूटिलाइज करके। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है, इसकी एजम्पशंस क्या है रिग्रेशन की, लाइक नॉर्मेलिटी, मल्टीकोलिनियरिटी और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट क्या है उन एजम्पशंस को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है। तो रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसका हम यूज किसी डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जिसे हम आउटकम वेरिएबल भी बोल सकते हैं, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या हो सकता है एक से ज्यादा यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम प्रेडिक्टर वेरिएबल भी बोलते हैं, के बीच की रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड और मॉडल करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक एक रिग्रेशन एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जिसे हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं जिस आउटकम को, और जिन वेरिएबल्स के थ्रू यानी जिन प्रेडिक्टर्स के थ्रू हम उस डिपेंडेंट वेरिएबल उस आउटकम को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, उनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो रिग्रेशन एनालिसिस शो करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो रिग्रेशन का पर्पस है कि क्या हम किसी आउटकम वेरिएबल को एक या एक से ज्यादा यानी मल्टीपल प्रेडिक्टर वेरिएबल्स की हेल्प से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं। ओके, जैसे सपोज करिए कि आप स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। ओके, एकेडमिक परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तो हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस का रिलेशन किन फैक्टर्स के साथ है। जैसे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस स्टडी आवर्स पर डिपेंड कर सकता है कि अगर स्टडी आवर्स इंक्रीज होंगे तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी या नहीं होगी। अटेंडेंस लेवल इनका इंक्रीज होगा तो स्टडी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी या नहीं होगी। मोटिवेशन हाई होगा तो क्या उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए तीन फैक्टर्स को कंसीडर करा कि अगर स्टडी आवर्स, अटेंडेंस और मोटिवेशन इंक्रीज या डिक्रीज होने से हम उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करेंगे। ओके, तो ये है रिग्रेशन का बेसिक आइडिया। ओके, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आई होप। ये दो सेट ऑफ डेटा के बीच में कॉजल रिलेशनशिप को शो करता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है कि रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड अ वेरिएबल व्हेन वी नो द अदर वेरिएबल्स। मतलब हम हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, हम इनकी हेल्प से हम प्रेडिक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आउटकम को प्रेडिक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। अब आपने नोटिस किया होगा कि रिग्रेशन एनालिसिस में दो टर्म रिपीट हो रही हैं बार बार, और वो क्या है, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो अब हम इन दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, या जिसे हम प्रिडिक्टर वेरिएबल भी बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या प्रिडिक्टर वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या इसे हम प्रिडिक्टर वेरिएबल्स बोलते हैं जिससे हम प्रेडिक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारा आउटकम है, हम उस आउटकम को प्रेडिक्ट करते हैं उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की हेल्प से। तो हम उन वेरिएबल्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे जो हम एकेडमिक परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो उसको हम किन वेरिएबल्स की हेल्प से प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, हम स्टडी आवर्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अटेंडेंस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मोटिवेशन लेवल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन तीनों वेरिएबल्स को हम प्रेडिक्टर वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोल सकते हैं। अच्छा,
ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार पांच, ऐसे मल्टीपल भी हो सकते हैं। या तो हम उसे सिंगल बोल सकते हैं या मल्टीपल भी बोल सकते हैं, या एक भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। और जो नेक्स्ट टर्म है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो द वेरिएबल दैट इज टू बी फाउंड, जिसे हमें प्रेडिक्ट करना है, उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जैसे इस केस में हम, जैसे अब एग्जांपल हमने समझा कि हम एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, उसको प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो जो हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो अदर वेरिएबल्स हैं लाइक मोटिवेशन लेवल, स्टडी आवर्स और अटेंडेंस लेवल, वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो अगर शॉर्ट में हम कहें तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि जो आउटकम हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीनिंग कि जिनकी हेल्प से हम आउटकम को प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, सो आई होप आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में डिफरेंस क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस इमेज को भी देख सकते हैं। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं और उस मैनिपुलेशन से हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं, तो इसे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। लाइक इंडिपेंडेंट कॉज है और उस कॉज का इफेक्ट डिपेंडेंट पे पड़ता है। ओके, अच्छा, आप इसको भी देख सकते हैं। जो वर्टिकल होता है वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई एक्सेस पे डिपेंडेंट वेरिएबल शो किया जाता है, और जो एक्स एक्सेस होता है उस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो करते हैं। लाइक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं एक्सेस पे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है कि रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है। तो रिग्रेशन एनालिसिस में रिग्रेशन इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे रिग्रेशन कॉन्सेप्ट की बेस है ये इक्वेशन। तो जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन की एक इक्वेशन होती है, अगर सिंपल जहां पे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह लिखी जा सकती है। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जो y है, इस y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। यानी जो लेफ्ट साइड है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, यानी जिसे हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, आउटकम वेरिएबल। और जो इसकी लेफ्ट साइड है y की, उसको हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है अल्फा, देन एडिशन, देन बीटा, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है दोनों के बीच में, एंड प्लस ये जो शॉर्ट में ई लिखा है, इसे एरर टर्म्स और रेजिडुअल्स बोलते हैं। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इनकी इनकी मीनिंग्स क्या है। तो हमने समझा कि वाई हमारा आउटकम वेरिएबल होता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। लेफ्ट साइड में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और राइट साइड के जो पार्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे सिंपल लीनियर इक्वेशन है तो एक वेरिएबल है, यहाँ पे और भी हो सकते हैं, x1 प्लस x2 ऐसे भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन हो तो। तो अब देखते हैं अल्फा क्या है। तो अल्फा हमें ये बताता है कि जब x की वैल्यू 0 हो तब y की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। इसे हम इंटरसेप्ट भी बोलते हैं अल्फा को। ये आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में कि अल्फा को हम इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। ये हमें बताता है कि जब x की वैल्यू 0 है हो तो y की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है बीटा। बीटा को हम स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन भी बोलते हैं। तो इस बीटा कोफिशिएंट रिग्रेशन में हमें ये बताता है कि x में एक यूनिट चेंज होने पर y में कितना एक्सपेक्टेड चेंज होगा। अभी थोड़ा सा ये दोनों, इन दोनों को हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फा कोफिशिएंट को समझते हैं। तो अल्फा कोफिशिएंट हमें ये बताता है कि जब x की वैल्यू 0 हो तब y की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। और बीटा कोफिशिएंट हमें ये बताता है कि x में एक यूनिट चेंज होगा, इस x में एक यूनिट चेंज होगा तो y में कितना एक्सपेक्टेड चेंज होगा। y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में अगर एक यूनिट का चेंज होता है तो उसका फर्क, उसका इफेक्ट y में कितने यूनिट चेंज से होगा। तो ये हमें बीटा बताता है। जो और फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो है एरर टर्म या रेसिडुअल्स जिसे हम बोलते हैं। तो ये वो पार्ट है जो मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अच्छा, आगे हम देखेंगे कि रिग्रेशन मॉडल हमारा कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कॉज एंड इफेक्ट को, तो हम एरर टर्म्स या रेसिडुअल को भी अकाउंट करते हैं।
यानी कुछ ऐसा पार्ट भी होगा जो एक्सप्लेन वो मॉडल नहीं कर पा रहा होगा, तो उसे हम एरर टर्म से डिनोट कर देते हैं। यानी जो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के बीच में डिफरेंस होती है वो ये एरर टर्म अकाउंट करता है। ओके, तो आई होप कि आपको रिग्रेशन इक्वेशन क्लियर हो गई होगी इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन नेक्स्ट हम समझेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस के जो कॉमन टाइप्स होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन होती है, एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता है, और एक थर्ड टाइप होता है नॉन लीनियर रिग्रेशन का। तो जो मोस्टली होती है वो लीनियर इक्वेशन एंड मल्टीपल लीनियर इक्वेशन प्रीफर की जाती है। ये नॉन लीनियर हमारे आज डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को समझते हैं, सिंपल लीनियर इक्वेशन भी इसे हम बोलते हैं। तो जो सिंपल लीनियर इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल y और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्रेडिक्टर वेरिएबल x होता है, जो कि हमने अभी ऊपर इक्वेशन में देखा। हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो मॉडल है ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन का मॉडल है। जैसे सपोज करिए कि हम देखना चाहते हैं कि स्टडी आवर्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट या प्रेडिक्टिव रिलेशनशिप है उनकी। यानी हम एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, और जो यहाँ पे जो सिंगल या लोन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है स्टडी आवर्स। तो हम उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। तो ये जो केस है ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन का। देन नेक्स्ट पार्ट है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का यूज तब होता है जब हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीपल प्रेडिक्टर वेरिएबल्स की हेल्प से प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर समझा था कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को हम, जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम स्टडी आवर्स, मोटिवेशन लेवल और अटेंडेंस लेवल, इन तीनों की हेल्प से प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो मल्टीपल हैं, एक से ज्यादा है। तो उस सिनेरियो को हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ओके, जैसे इसको एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि हम स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस को स्टडी आवर्स, अटेंडेंस एंड मोटिवेशन, इन तीनों के बेस पे प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एकेडमिक परफॉर्मेंस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा ये तीनों, स्टडी आवर्स, अटेंडेंस एंड मोटिवेशन लेवल। और जो इक्वेशन बनेगी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की वो कुछ ऐसे बनेगी। जो हमारा y होगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो अल्फा होगा ये अल्फा ये इंटरसेप्ट है, ये जो बीटा वन है ये इंटर स्लोप है, और x1 हमारा स्टडी आवर्स यानी पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन अगेन प्लस देन बीटा टू स्लोप, देन जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अटेंडेंस, देन प्लस बीटा थ्री स्लोप, देन x3 जो हमारा तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड एरर टर्म्स, इसको ई से हमने डिनोट करा है ऐसे। तो आपने अभी ऊपर देखा कि सिंपल लीनियर इक्वेशन इक्वेशन कैसी होती है, जहां पे सिर्फ एक इंटरसेप्ट, एक स्लोप और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जो मल्टीपल लीनियर इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है जहां पे तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x1, x2 और x3 के फॉर्म में। ओके, आप इस एग्जांपल को देखिए, आप समझ सकते हैं क्या है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन, यानी रिग्रेशन की वो एजम्पशंस जिनको फुलफिल करना मैंडेटरी होता है। अगर आप अपने रिसर्च में रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये सारी एजम्पशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये एजम्पशन सेटिस्फाइड नहीं है तो आप की जो रिग्रेशन है, आपने जो रिग्रेशन एनालिसिस करा है उसे रोबस्ट नहीं कहा जाएगा। और इन अजम्पशंस को आपको अपने रिसर्च पेपर में, डिसर्टेशन में या थीसिस में
या आपने जहां भी रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करा है वहां पे इन एजम्पशंस को रिपोर्ट भी करनी होती है। अभी हम समझेंगे कि इन एजम्पशंस की मीनिंग क्या है और इनको हम कैसे रिपोर्ट करते हैं। यानी जब हम एनालिसिस करते हैं रिग्रेशन, तो हम इन एजम्पशंस को कैसे टेस्ट करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं ये एजम्पशंस। अगर ये एजम्पशंस वायलेट होती हैं तो रिग्रेशन के रिजल्ट्स अनरिलायबल माने जाते हैं और अनस्टेबल भी हो सकते हैं। उनकी रोबस्टनेस पे सवाल उठ सकता है। तो कभी भी रिसर्च में अगर आप रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो इन एजम्पशंस को चेक करना होता है और इन्हें रिपोर्ट भी करना होता है। तो जो रिग्रेशन में जो 5 एजम्पशंस है वो एजम्पशंस कुछ ऐसी हैं। पहली एजम्पशन है लीनियरिटी की, दूसरी एजम्पशन है इंडिपेंडेंस ऑफ एरर की, तीसरी एजम्पशन है होमोस्केडास्टिसिटी की, चौथी एजम्पशन है नॉर्मेलिटी ऑफ एरर डिस्ट्रीब्यूशन की, एंड लास्ट एजम्पशन है मल्टीकोलिनियरिटी की, नो मल्टीकोलिनियरिटी। ओके, अब हम इनको वन बाय वन समझेंगे कि ये एजम्पशंस क्या हैं और इन एजम्पशंस को कैसे टेस्ट करते हैं, इनकी कंडीशंस कैसे सेटिस्फाई होती हैं। सो फर्स्ट एजम्पशन है लीनियरिटी की। तो लीनियर रिग्रेशन के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल और प्रेडिक्टर वेरिएबल्स यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप अप्रोक्सीमेटली लीनियर होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो डेटा है वो हमारा लीनियर होना चाहिए। यानी जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अप्रोक्सीमेटली लीनियर होनी चाहिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि प्रेडिक्टर वेरिएबल्स में चेंज होने के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप एक अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन पैटर्न शो करना चाहिए। अभी हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको हम टेस्ट करते हैं कि उन दोनों के बीच में, उन दो वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रेट लाइन की रिलेशनशिप है कि नहीं है, वो दोनों स्ट्रेट लाइन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वो दो वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये एजम्पशन होती है लिनियरिटी की। जैसे अगर इसको एग्जांपल समझें तो सपोज करिए कि आप स्टडी आवर्स इंक्रीज करने पर एकेडमिक परफॉर्मेंस जनरली इंक्रीज होती है। तो और ये रिलेशनशिप अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन पैटर्न फॉलो करती है, तो लिनियरिटी एजम्पशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, अभी हम समझेंगे कि इस लिनियरिटी को हम कैसे चेक करते हैं, कि इसके क्या टेस्ट होते हैं और उसको कैसे एनालाइज करता किया जाता है। तो लिनियरिटी को जैसे कि मैंने अभी बोला कि हम ये चेक करते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए स्ट्रेट लाइन हमें पैटर्न कहाँ से ऑब्टेन होगा, तो उसके लिए हम स्कैटर प्लॉट को एनालाइज करते हैं। ओके, और इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसी होगी, जब आप विजुअली स्कैटर प्लॉट को ऑब्जर्व करेंगे तो अगर स्कैटर प्लॉट में पॉइंट्स किसी क्लियर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो रिलेशनशिप अप्रोक्सीमेटली लीनियर होती है। देन हमारी लीनियरिटी की एजम्पशन सपोर्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे हम परफेक्ट लीनियरिटी की बात नहीं करते हैं कि वो एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन होगी। हम अप्रोक्सीमेट लीनियर रिलेशनशिप की बात करते हैं। इट मीन्स कि थोड़ा सा डेविएशन अलाउड है। ओके, तो हमने समझा कि जो हमारी पहली एजम्पशन थी लीनियरिटी की, इसकी मीनिंग क्या है और इसको कैसे टेस्ट करते हैं। देन सेकेंड एजम्पशन है इंडिपेंडेंस ऑफ एरर की। इसका मतलब है कि एक ऑब्जर्वेशन का एरर दूसरे ऑब्जर्वेशन के एरर से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यानी दो एरर टर्म्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक दूसरे से। कोई भी एक एरर टर्म दूसरे एरर टर्म पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और ना ही वो किसी पैटर्न को फॉलो करने चाहिए। यानी जो हमारे रेसिडुअल्स या एरर्स हैं वो एक दूसरे से सिस्टमेटिकली रिलेटेड नहीं होने चाहिए। जैसे हमने बात करी थी कि लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में एरर टर्म होता है जो मॉडल अकाउंट नहीं कर पाता, उसे हम एरर टर्म से डिनोट करते हैं। तो जो ये दो एरर टर्म्स है, रेसिडुअल्स हैं, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से और ना ही वो किसी पैटर्न को फॉलो करने चाहिए। उनके बीच में कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं होना चाहिए, वो इवनली स्कैटर होने चाहिए। तो हम इस
एजम्पशन को कैसे टेस्ट करेंगे? तो इस एजम्पशन को टेस्ट करने के लिए हम डर्बिन वॉटसन टेस्ट को यूज करते हैं। ओके, इसके हेल्प से चेक किया जाता है कि एरर्स में इंडिपेंडेंस है या नहीं है। तो जो डर्बिन वॉटसन टेस्ट की इंटरप्रिटेशन है, अगर उसकी वैल्यू क्लोज टू 0 है, अब क्लोज सॉरी उसकी वैल्यू क्लोज टू 2 है, तो इट इंडिकेट्स कि एरर्स के बीच में इंडिपेंडेंस है। ओके, अभी हम जब हमारी एनालिसिस में रिजल्ट शो करेगा डर्बिन वॉटसन की वैल्यू, तो हम समझेंगे कि उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। ओके, अभी आप इसकी इंटरप्रिटेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर उसकी वैल्यू क्लोज टू 0 है, क्लोज टू 2 है, इट मींस कि हमारे रेसिडुअल्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ये रूल ऑफ थंब है। देन नेक्स्ट एजम्पशन है होमोस्केडास्टिसिटी की। अच्छा, ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। तो होमोस्केडास्टिसिटी का मतलब होता है कि रेसिडुअल की वेरिएंस प्रेडिक्टर या प्रेडिक्टर वैल्यूज के अक्रॉस अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है? अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो प्रेडिक्शन एरर का स्प्रेड हर लेवल पर रफली सिमिलर होना चाहिए। अभी हम जब एनालिसिस करेंगे तो आप रिजल्ट्स में शो करेंगे, देखेंगे कि कैसे होमोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट है कि नहीं। आप अभी इसको इतना ही समझ सकते हैं कि जो एरर टर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उनकी जो वेरिएंस है वो इक्वल होनी चाहिए। इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं होमोस्केडास्टिसिटी को? तो इसको चेक करने के लिए हम 3 मेथड्स को फॉलो करते हैं। इन तीनों मेथड्स में से भी तीनों टेस्ट में से हम किसी एक को भी फॉलो कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि होमोस्केडास्टिसिटी है या नहीं है। तो पहला टेस्ट है रेसिडुअल्स वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यूज का हम स्कैटर प्लॉट देख सकते हैं। दूसरा टेस्ट है ब्रुश पागन टेस्ट एंड तीसरा टेस्ट है वाइट्स टेस्ट। ओके, तो मोस्टली रेसिडुअल्स वर्सेस प्रेडिक्टर वैल्यूज स्कैटर प्लॉट को ही ऑब्जर्व करके ये कह सकते हैं कि होमोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, तो इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे है कि अगर पॉइंट्स रैंडमली और इवनली स्प्रेड है और कोई क्लियर पैटर्न शो नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि होमोस्केडास्टिसिटी की एजम्पशन सपोर्ट होती है। मतलब हमारा रिग्रेशन का डेटा होमोस्केडास्टिक है। ओके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म है, यानी रेजिडुअल की वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, उनके बीच में थोड़ा वेरिएंस है। अगर वहीं पे अगर कोई फनल या कोन शेप का पैटर्न विजिबल है इस रेसिडुअल्स वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यूज के स्कैटर प्लॉट में, अगर आप कोई फनल या कोन शेप का पैटर्न आप देख सकते हैं, तो आप वहां पे कहेंगे कि वहां पे होमोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं है। देन वहां पे हमारा डेटा हेट्रोस्केडास्टिसिटी हो जाता है, हमारा डेटा का पैटर्न। ओके, देन नेक्स्ट एजम्पशन है नॉर्मेलिटी ऑफ एरर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, रिग्रेशन में हम जनरली रेसिडुअल्स या एरर टर्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जामिन करते हैं, और अगर रेसिडुअल्स अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो नॉर्मेलिटी की एजम्पशन सपोर्ट हो जाती है। अच्छा, इसको चेक करने के लिए हम या तो हिस्टोग्राम ऑफ रेसिडुअल्स को देखते हैं, या क्यूक्यू प्लॉट यानी क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट को, या सैपिरो विल्क टेस्ट। इन तीनों टेस्ट में से हम किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करके ये चेक कर सकते हैं कि हमारे एरर की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मेलिटी को फॉलो कर रही है या नहीं। अगर हिस्टोग्राम में रेसिडुअल्स एक बेल शेप्ड है, तो हमारा वहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड का होता है।
देन वहीं अगर क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट में अगर पॉइंट्स डायगोनल रेफरेंस लाइन के रीजनेबली क्लोज हैं तो नॉर्मेलिटी का असम्पशन सेटिस्फाई हो जाता है। इसको हम विजुअली ऑब्जर्व करेंगे क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट को और नॉर्मेलिटी ऑफ एरर डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। ओके, देन फिफ्थ assumption है नो मल्टीकोलिनियरिटी। ये assumption मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज करते हैं तो इस assumption को सेटिस्फाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी मीनिंग है कि जैसे हमने बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज करे, 2 3 4 5, तो क्या होता है कि हो सकता है चांसेस है कि वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक दूसरे से काफी क्लोज हो, काफी रिलेटेड हो, हाईली कोरिलेटेड हो। तो उससे एक प्रॉब्लम क्या होगी कि हम उनके उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इंडिविजुअल इफेक्ट्स को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर उनके बीच में हाई ऑटो कोरिलेशन होगा, मतलब इट मींस कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक दूसरे से काफी रिलेटेड होंगे, हाईली कोरिलेटेड होंगे, तो हम उनकी इंडिविजुअल इफेक्ट्स को नहीं देख सकते उन वेरिएबल्स की। यानी कि हम स्टडी आवर्स और मोटिवेशन लेवल में डिफरेंस नहीं कर सकते कि वो कितना इंपैक्ट कर रहे हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। तो जब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन फॉलो करते हैं तो हमारी यही कोशिश रहती है कि उन वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन ना हो ज्यादा। इट मींस कि वहां पे मल्टी कोलिनियरिटी ना हो हमारे डेटा में। अगर मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट होगी तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट अनस्टेबल हो सकते हैं और स्टैंडर्ड एरर्स हमारा इन्फ्लेट हो सकता है। अच्छा, इस assumption को चेक करने के लिए हम वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर मेथड को फॉलो करते हैं। और एक और तरीका होता है टॉलरेंस लेवल का भी। टॉलरेंस लेवल, इसको हम ऐसे यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर यानी वीआईएफ एंड टॉलरेंस लेवल, ऐसे मेजर्स हम यूज करते हैं मल्टी कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए। तो वीआईएफ की इंटरप्रिटेशन ऐसे है कि अगर वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर 1 है तो इसका मतलब कि प्रेडिक्टर्स के बीच में कोरिलेशंस नहीं है, यानी कि हम इंडिविजुअल इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन अगर वही 1 से लेके 5 के बीच में वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की वैल्यूज आ रही है तो हम कहते हैं कि माइल्ड या मॉडरेट कोरिलेशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। और अगर वही वीआईएफ 5 से ज्यादा है या कहें 10 से भी ज्यादा है तो हम कहते हैं कि हाई मल्टीकोलिनियरिटी हमारे डेटा में। इट मींस कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या प्रेडिक्टर वेरिएबल्स की इंडिविजुअल या सेपरेट इफेक्ट्स को हम ये नहीं बता सकते, एस्टिमेट कर सकते। ओके, तो हमारा यही मेन पर्पज ये होता है कि हमारी वीआईएफ 1 होनी चाहिए, या 1 या 1 से 5 के बीच में होनी चाहिए, अबव 10 नहीं होनी चाहिए वीआईएफ की वैल्यूज। तो हमने देखा कि कैसे ये 5 एजम्पशंस होती हैं लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की, जिन्हें हमें सेटिस्फाई करना होता है कभी भी जब हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। लिनियरिटी की, इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स की, होमोस्केडास्टिसिटी की, नॉर्मेलिटी ऑफ एरर डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीकोलिनियरिटी की। और इनके हमने वेरियस टेस्ट के बारे में समझा कि हम इनको कैसे टेस्ट करते हैं कि ये इनकी प्रेजेंस है या एब्सेंस है, ये वॉइडेड तो नहीं हो रही है, और उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। ओके, आप इस टेबल को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस टेस्टिंग ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल पे मूव करने से पहले इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिग्निफिकेंस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम रिग्रेशन में ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेडिक्टर्स और रिग्रेशन मॉडल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। अच्छा, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है। तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि अल्फा और बीटा, यानी जो इंटरसेप्ट अल्फा एंड बीटा जो कि स्लोप, ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं रिग्रेशन के। तो ये हमें ही बताते हैं कि प्रेडिक्टर वेरिएबल में 1 यूनिट चेंज होने पर डिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सपेक्टेड कितना चेंज होगा,
कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट। ओके, तो ये कोफिशिएंट हमें ये बताते हैं। तो कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्रेडिक्टर इंक्रीज होने के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल के इंक्रीज होने का रिलेशनशिप इंडिकेट करता है। अगर सपोज करिए कि कोफिशिएंट निगेटिव है, तो अगर वो पॉजिटिव है कि शो कर रहा है कि एक यूनिट चेंज करने से प्रेडिक्टर वेरिएबल में डिपेंडेंट वेरिएबल में 4 यूनिट का चेंज होता है, तो वो पॉजिटिव है। अगर ओके, और वही वो निगेटिव हो सकता है कि अगर 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो प्रेडिक्टर वेरिएबल 4 यूनिट से या 5 यूनिट से डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने समझा कि कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा क्या होता है। ओके, अब हम समझेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है, यानी कि आर स्क्वायर। आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा, आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आर स्क्वायर को हम कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बोलते हैं। तो आर स्क्वायर हमें ये बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में टोटल वेरिएशन का कितना प्रोपोर्शन, डिपेंडेंट वेरिएबल में टोटल वेरिएबल का कितना प्रोपोर्शन रिग्रेशन मॉडल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू एक्सप्लेन या प्रेडिक्ट किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? आर स्क्वायर हमें ये बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो टोटल वेरिएशन का कितना प्रोपोर्शन रिग्रेशन मॉडल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू एक्सप्लेन या प्रेडिक्ट हो रहा है या किया जा रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि हमने रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करा, हमने कुछ एक मॉडल बनाया, जैसे हमने ऊपर मल्टीपल रिग्रेशन हमने एग्जांपल देखा था, जहाँ पे हम एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे थे बेस्ड ऑन दीज 3 प्रेडिक्टर्स। तो हम देखेंगे ये तीनों प्रेडिक्टर ये कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वेरिएबल को, एकेडमिक परफॉर्मेंस को, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है एक्सप्लेनेशन में। ओके, तो इसी को हम आर स्क्वायर बोलते हैं। यानी सपोज करिए अगर आर स्क्वायर हमारा आ रहा है 60%, 0.60, तो हम कहेंगे कि हमारा मॉडल एकेडमिक परफॉर्मेंस में ऑब्जर्व वेरिएशन का अप्रोक्सीमेटली 60% एक्सप्लेन करता है। तो जो रिमेनिंग 40% वेरिएशन है मॉडल में, वो जो हमने प्रेडिक्टर्स इंक्लूड करे थे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा। इट मींस कि हमारे जो हमने जो प्रेडिक्टर्स यूज करे थे वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या हमने कुछ अलग प्रेडिक्टर्स यूज कर लिए, क्योंकि हमें एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर करना है। एंड सपोज हमने कुछ ऐसे वेरिएबल्स को चूज करा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, जैसे कि स्टडी आवर्स, अटेंडेंस एंड मोटिवेशन, ये सब डायरेक्टली एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। लेकिन सपोज करिए हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का। ओके, तो यू नो कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है जितना स्टडी आर या अटेंडेंस रिलेटेड है। यानी स्टडी आवर्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस से डायरेक्ट इंपैक्ट है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। इसका प्रेजेंस या इसकी एब्सेंस इसको इतना चेंज नहीं करेगी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस है। तो ऐसा हो सकता है कि जब हम ऐसे कुछ एम्बिगियस या ऐसे अनइवन वेरिएबल्स को चूज कर लें, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, अगर कुछ हम ऐसे अनरिलेटेड वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या प्रेडिक्टर वेरिएबल्स को चूज कर लेंगे, तो हमारी जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो कम आएगी, लेस आएगी, 40% 50% आएगी, क्योंकि ये वेरिएबल्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है एकेडमिक परफॉर्मेंस से। और अगर इन्हीं की जगह हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट्स ले, लाइक टीचिंग मेथड, यानी तो ये जो है ये डायरेक्टली या कहे तो रिलेटेड है एकेडमिक परफॉर्मेंस से, तो हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा आएगी। हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, तो हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी, लाइक 70% 80%। तो
रिग्रेशन एनालिसिस में हाई आर स्क्वायर की वैल्यू प्रिफर की जाती है। इट मीन्स कि हमारा मॉडल ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करे। ओके, अच्छा, आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में एक्सप्रेस की जाती है। तो अगर आर स्क्वायर की सपोज करें वैल्यू 0.20 है, तो मॉडल अप्रोक्सीमेटली 20% वेरिएशन को एक्सप्लेन करता है। और वहीं अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.800 है, तो मॉडल अप्रोक्सीमेटली 80% वेरिएबल्स वेरिएशन को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने बोला कि हम हाई आर स्क्वायर वैल्यू प्रेफर करते हैं, लेकिन रिसर्च में ये ऑब्जर्व किया गया है कि हमें आर स्क्वायर की वैल्यू को बैलेंस रखना है। हमारा मॉडल इतना भी काफी फिट ना हो जाए कि वो 100% या 95%, 97% वेरिएशन को एक्सप्लेन करे। अगर हमारा मॉडल 97%, 95% वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इट मीन्स कि हो सकता है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो काफी एक दूसरे से कोरिलेटेड हो। तो एक ये भी प्रॉब्लम होती है। देन उसके बाद हमें बहुत ही कॉशियसली उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, अपनी उसको रिग्रेशन एनालिसिस को। जब हमारी आर स्क्वायर की वैल्यूज काफी इन्फ्लेटेड आती है, काफी इंक्रीज आती है। ओके, तो ये हमें नोटिस करना होता है, माइंड में रखना होता है। अच्छा, हम इसे आर स्क्वायर हमारी गुडनेस ऑफ फिट, मतलब मॉडल की फिटनेस और उसकी गुडनेस को मेजर करता है, इसलिए हम गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ मॉडल ही बोलते हैं। इसका ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, जो टॉप पे वो वेरिएशन इन माई अकाउंटेड फॉर बाय द रिग्रेशन लाइन, इट इज डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन इन माई, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करा कि आर स्क्वायर हमें ये बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में टोटल वेरिएशन का कितना प्रोपोर्शन रिग्रेशन मॉडल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू एक्सप्लेन प्रिडिक्ट किया जा रहा है। इस फॉर्मूले के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक सैंपल डेटा सेट के थ्रू ये समझेंगे कि हम एसपीएसएस में रिग्रेशन एनालिसिस कैसे करते हैं और उन एजम्पशंस को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ओके, तो हमारा जो इनिशियल एग्जाम्पल था, जैसे कि हम एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, एंड हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं स्टडी आवर्स, अटेंडेंस एंड मोटिवेशन लेवल। ओके, ये तीन हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब हम इन तीनों प्रोडिक्टर से एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। तो हमने कुछ एक सैंपल डेटा सेट क्रिएट करा है, और उस डेटा सेट में आईडीज हमने असाइन करी है रिस्पॉन्सेज की। देन स्टडी आवर्स हमारा है, अटेंडेंस है, मोटिवेशन, तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इनकी डेटा टाइप है जो स्केल टाइप के डेटा टाइप है। हमने डिस्कस करा था कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल टाइप के डेटा होते हैं। उसकी भी मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई है, आप देख सकते हैं, आई बटन पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, ये भी स्केल टाइप का डेटा है। ओके, तो हम अब डेटा को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सैंपल डेटा सेट है, और हमारे ये वेरिएबल्स हैं, ये हमने रिस्पोंडेंट्स की आईडीज को न्यूमेरिक फॉर्म में असाइन कर दिया है। इट मींस कि हमने 20 रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करे हैं। देन हमारे ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये तीनों। अब इस हम एक्सेल फाइल को एसपीएसएस में इंपोर्ट करेंगे। तो अब देख सकते हैं हमने एसपीएसएस का विंडो ओपन कर लिया है। अब हम एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट डेटा एंड एक्सेल। आपने जहां भी सेव करी होगा वहां से आप उसको गो थ्रू करके इंपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारे डेटा सेट का ओवरव्यू देख सकते हैं। अच्छा, हमारी फर्स्ट रो में लेवल्स थी, तो हमने यहाँ पे यस मार्क पे टिक करा है। एंड अगर आपकी वर्कबुक पे डिफरेंट डिफरेंट शीट्स हैं, तो आप यहाँ से शीट्स को चेंज भी कर सकते हैं। हमारी वर्कबुक में सिर्फ एक शीट थी, तो हमने सिर्फ A1 से E21 को सेलेक्ट करा है। हम ओके पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा डेटा लोड हो चुका है। ये हमारे वेरिएबल्स हैं एंड ये डेटा है। अच्छा, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, इट इज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स की, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस हमने मार्क्स के बेस पे कलेक्ट करी है कि आउट ऑफ 100। तो स्टडी आवर्स है ये 2 आवर, 2.5 आवर्स, 3 आवर, 4 आवर ऐसे करके है।
जो अटेंडेंस है ये परसेंटेज आउट ऑफ 100, एंड जो मोटिवेशन है ये हमने उनकी मोटिवेशन पूछी थी, मोटिवेशन लेवल को 1 to 10 के स्केल पे रेट करा था। ओके, एंड ये रिस्पॉन्डेंट की आईडीज हैं, 20 रिस्पॉन्सेज हमने कलेक्ट करे थे। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड स्टडी आज अटेंडेंस एंड मोटिवेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो हम इनको चेक करते हैं इनकी रिग्रेशन। तो उसके लिए हमें एनालाइज टैब पे क्लिक करना है एंड आपको रिग्रेशन देखना है यहाँ पे कहाँ है। तो रिग्रेशन यहाँ पे है। देन उसके बाद आपको लीनियर पे क्लिक करना है। देन आप एकेडमिक, आप यहाँ पे देख सकते हैं दो बॉक्सेस हैं, एक डिपेंडेंट का और एक इंडिपेंडेंट का। तो आप क्या करेंगे, एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारे मॉडल में डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो हम उसको डिपेंडेंट में मूव करेंगे एरो पे क्लिक करके, एंड स्टडी आर अटेंडेंस एंड मोटिवेशन को हम इंडिपेंडेंट के आइटम बॉक्स में मूव करेंगे। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे हमने कैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को मूव कर दिया। देन उसके बाद हम टॉप राइट कॉर्नर पे स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कुछ चेक बॉक्सेस पर टिक मार्क करेंगे। तो पहला चेक बॉक्स हम टिक करेंगे एस्टिमेट्स का। देन हम डर्बिन वाटसन पर टिक मार्क करेंगे। देन हम डिस्क्रिप्टिव्स पर टिक मार्क करेंगे एंड कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स पर टिक मार्क करेंगे। ओके, तो ये कुछ चेक बॉक्सेस पे आपको टिक करने हैं एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन अगेन आप प्लॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप जो ये जेट PRED करके शो कर रहा है इसको आप वाई में रिमूव करेंगे, मूव करेंगे, सॉरी एक्स में मूव करेंगे इसको। ये रेजिडुअल्स और प्रेडिक्टेड का है, इसकी एनालिसिस अभी हम देखेंगे आगे। और ये ZRESID है, इसको हम वाई में मूव करेंगे। ओके, एंड हम हिस्टोग्राम के चेक बॉक्स पे और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की चेक बॉक्स पे टिक मार्क करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो आपने देखा कैसे हमने पहले वेरिएबल्स को मूव करा, देन हमने स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करा, कंटिन्यू करा चेक बॉक्सेस पे क्लिक करके, देन प्लॉट्स पे कुछ आइटम्स को टिक मार्क करा एंड मूव करा एंड देन कंटिन्यू करा एंड अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट एक डिफरेंट विंडो में ओपन हो चुका है। अब इस अब हम इस आउटपुट का वन बाय वन एनालिसिस करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टेबल को देखना है। तो हमें पता है कि हमारा मॉडल था जिसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था एंड स्टडी आवर्स अटेंडेंस एंड मोटिवेशन लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे। तो आप उन सब की मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल की हेल्प से। हमारे पास 20 रिस्पॉन्सेज थे, तो आप 20 रिस्पॉन्सेज यहाँ पे देख सकते हैं, एन इज 20, उनकी मीन क्या है, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उन वेरिएबल्स की आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं इस टेबल से। ये टेबल बेसिकली हमें एक सैंपल ओवरव्यू प्रोवाइड करता है, पूरे हमारे मॉडल की ओवरऑल समरी प्रोवाइड करता है। ओके, देन जो नेक्स्ट टेबल है वो है कोरिलेशंस का टेबल। ये टेबल हमें ये बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप है वो कितनी स्ट्रांग है। यहाँ हम पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आर वैल्यू को देखते हैं। यू नो कि कोरिलेशन जनरली -1 से +1 के बीच में होता है, उसकी रेंज होती है। एंड अगर वो +1 के करीब है तो इट मीन्स कि पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, एंड अगर वो -1 के करीब है तो नेगेटिव एंड वीक कोरिलेशन है। ओके, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। एंड नेगेटिव कोरिलेशन का मीनिंग है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करेगा। तो अभी हम कोरिलेशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो जो आप देख सकते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और स्टडी आवर्स के बीच में जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, स्टडी आवर्स अटेंडेंस एंड मोटिवेशन, इनके बीच में जो कोरिलेशन है स्टडी आवर्स एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में, वो कोरिलेशन है 0.994 की। अटेंडेंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में कोरिलेशन है 0.995 की। एंड मोटिवेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में कोरिलेशन है 0.982 की। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों कोरिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव है।
एंड साथ ही आप देख सकते हैं जो सिग्निफिकेंस लेवल है यानी जो पी है वो लेस देन 0.001 है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सैंपल में जो एकेडमिक परफॉर्मेंस का स्टडी आवर्स, अटेंडेंस एंड मोटिवेशन के साथ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पॉजिटिव एसोसिएशन है। पहले तो स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव कोरिलेशन है एंड वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है, पॉजिटिव एसोसिएशन है। ओके, क्योंकि पी वैल्यू इज लेस देन 0.001। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको बोले तो कि जितना ज्यादा स्टडी आर होगा, जितनी बेटर अटेंडेंस होगी, जितना ही हायर मोटिवेशन लेवल होगा, उतनी ही हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। ओके, तो ये होगी कोरिलेशन टेबल की इंटरप्रिटेशन। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनके बीच के भी कोरिलेशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी आवर्स अटेंडेंस मोटिवेशन, स्टडी आवर्स अटेंडेंस मोटिवेशन। तो आप देखेंगे कि इनके बीच में भी, इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन काफी स्ट्रांग है। और जब हम कॉन्सेप्ट की डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कहा था कि आ, इनके बीच में कोरिलेशन स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके बीच में ज्यादा कोरिलेशन होगी, स्ट्रांग कोरिलेशन होगी, तो हम इनके इंडिविजुअल इफेक्ट्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। हमने मल्टी कोलिनैरिटी की बात करी थी, तो ये वही है, उसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप यहाँ पे विजुअली देख सकते हैं कि इनके बीच में हाईली कोरिलेशन है, इट मींस ऑटो कोरिलेशन है, ये वेरिएबल्स एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। ओके, आप यहाँ से पियर्सन कोरिलेशन के इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं। ग्रीन में हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर पिंक रहता तो हाई नेगेटिव कोरिलेशन होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन है उस टेबल की, कलर कोडिंग है। जो नेक्स्ट टेबल है वो है वेरिएबल्स एंटर्ड या रिमूव्ड की। तो हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम मल्टीपल रेगुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इट मींस कि यहाँ पे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। यानी यहाँ पे मोटिवेशन, स्टडी आवर्स और अटेंडेंस, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल एकेडमिक परफॉर्मेंस का। तो ये टेबल हमें यही शो करता है कि कितने वेरिएबल्स हैं और कौन सा रिग्रेशन है, इंडिपेंडेंट है या कितने वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट के। ओके, देन जो नेक्स्ट टेबल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मॉडल समरी का। तो आप इस टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट एंड डर्बिन वॉटसन की वैल्यू शो कर रही है। तो हमने अभी डिस्कस करा था कि आर स्क्वायर क्या होता है, ये गुडनेस ऑफ फिट बताता है हमारे मॉडल की। इट मीन्स कि तो इट मीन्स कि आर स्क्वायर हमें ये एक्सप्लेन करता है कि मॉडल में कितनी वेरिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहा है। और हमने ये डिस्कस करा था कि हम हाई आर स्क्वायर वैल्यू को प्रिफर करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू है वो है 0.995। तो ये काफी क्लोज है 1 के, सॉरी 0.996 है। इट मीन्स कि जो एकेडमिक परफॉर्मेंस में जो ऑब्जर्व वेरिएंस का अप्रोक्सीमेटली 99.6% पोर्शन इस रिग्रेशन मॉडल के प्रेडिक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं कि काफी ओवरली फिट है। यानी जो हमने वेरिएबल्स चूज करे हैं ये काफी रिलेवेंट है, डायरेक्टली रिलेटेड है उस मॉडल में। यानी स्टडी आवर्स, अटेंडेंस और मोटिवेशन को कलेक्टिवली यूज करके मॉडल एकेडमिक परफॉर्मेंस को बहुत ही स्ट्रांगली प्रेडिक्ट कर रहा है, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू काफी ज्यादा है। अच्छा, जो रिमेनिंग अप्रोक्सीमेटली 0.4% वेरिएशन है वो मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है। ओके, तो हमने यही आर स्क्वायर की डिस्कशन में भी डिस्कस करा था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर काफी हाई है, 99.6% है। और हमने ये भी ऊपर ऑब्जर्व करा था कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है इनके बीच में भी काफी कोरिलेशन हाई है।
तो यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन होगी हमारे रिग्रेशन मॉडल की, ये काफी कॉस्टली हमें करना होगा, कॉशन के साथ करना होगा, क्योंकि हमारा मॉडल काफी फिट है। ओके, देन आप एडजस्टेड आर स्क्वायर भी देख सकते हैं। एडजस्टेड आर स्क्वायर वो होता है कि जो प्रेडिक्टर्स की नंबर और सैंपल साइज को अकाउंट करते हुए मॉडल फिट का एडजस्टेड एस्टिमेट प्रोवाइड करता है। ये थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल का फिट होता है। ये भी 0.995 है, 99.50%। आप स्टैंडर्ड एरर का एस्टिमेट देख सकते हैं। एंड आप नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है डर्बिन वॉटसन का। तो हमने डर्बिन वॉटसन का डिस्कशन कहाँ करा था? जब हम रिग्रेशन में एजम्पशंस की बात कर रहे थे, तब हमने कहा था कि जो एरर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से। एरर्स एक पैटर्न नहीं फॉलो करनी चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए हम डर्बिन वॉटसन टेस्ट को यूज करते हैं। और हमने ये कहा था कि अगर वैल्यूज की क्लोज टू जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं कि एरर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डर्बिन वॉटसन की वैल्यू है, ये 1.689 है, और ये अराउंड 2 के नियरेस्ट है, रिलेटिवली क्लोज है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेसिडुअल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। तो हमने डर्बिन वॉटसन की वैल्यू को देख के एक एजम्पशन को तो सेटिस्फाई कर दिया, जो है एजम्पशन इंडिपेंडेंस ऑफ एरर की। ओके, देन आप अनोवा का भी टेबल देख सकते हैं। ये सिग्निफिकेंस वगैरह बताता है हमारे मॉडल की। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, वो है कोफिशिएंट्स की टेबल। इस टेबल को यूज करके हम इंडिविजुअल जो प्रेडिक्टर वेरिएबल्स हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस करा था ना कि एक यूनिट वेरिएबल चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होता है। तो अगर हम उसको मैथमेटिकली रखें, तो हम उसको ऐसे रख सकते हैं कि हम इस कोएफिशिएंट टेबल को यूज करके रख सकते हैं। हमें ये प्रेडिक्टर्स की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को अ, समझने में हेल्प करता है। हम इसी टर्म्स को यूज करके हम अपनी रिग्रेशन की इक्वेशन को क्रिएट करते हैं। जैसे हम अपनी रिग्रेशन इक्वेशन क्रिएट करते हैं, देखिए सबसे पहले हम अपनी रिग्रेशन इक्वेशन को देखते हैं। हमारी रिग्रेशन इक्वेशन क्या थी? ये थी हमारी, यानी x1 इज हमारा था स्टडी आवर्स, x2 था हमारा अटेंडेंस लेवल, एंड x3 था हमारा मोटिवेशन लेवल। तो अब हम इसी इक्वेशन को अगर हम मैथमेटिकली पुट करें, तो ये कुछ ऐसी होगी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इक्वल टू -3.912 प्लस 4.065, ये जो है हमारा स्टडी आवर्स है। देन प्लस 0.568, ये अटेंडेंस है। देन प्लस और क्या वैल्यू थी? और थी 1.287, 1.287, ये थी मोटिवेशन। तो हम इस इक्वेशन का यूज करके हम प्रेडिक्टेड एकेडमिक परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट के स्टडी आवर्स, अटेंडेंस और मोटिवेशन के वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो हम इक्वेशन में उन वैल्यूज को पुट करके प्रेडिक्टेड एकेडमिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो ये जो कोफिशिएंट्स का टेबल होता है, ये हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, देन जो नेक्स्ट डिस्कशन है, आप देख सकते हैं हम कोलिनियरिटी की बात कर रहे थे कि
हमारे रिग्रेशन में कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। और हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करा था कि ये काफी हाईली कोरिलेटेड है, हमने कोरिलेशन टेबल को देख के ऑब्जर्व करा था। लेकिन जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो हमने ये ये देखा था कि हम वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर और टॉलरेंस लेवल को भी देख के ये एनालाइज कर सकते हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं है। ओके, तो मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम अभी देखते हैं वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर और टॉलरेंस लेवल की वैल्यूज को देख के। तो मल्टी कोलिनियरिटी तब होती है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में बहुत ही स्ट्रांगली कोरिलेटेड होते हैं। ओके, हमने कोफिशिएंट टेबल में भी देखा था, सॉरी कोरिलेशन टेबल में। अब हम कोफिशिएंट टेबल में जो कोलिनियरिटी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड टॉलरेंस एंड वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की वैल्यूज है, इनको ऑब्जर्व करके ये डिसाइड करेंगे, इन्फर करेंगे कि मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं जो टॉलरेंस लेवल है स्टडी आर का वो है 0.27, अटेंडेंस का टॉलरेंस लेवल है 0.14 एंड मोटिवेशन लेवल का टॉलरेंस है 0.33। और इनकी वीआईएफ की वैल्यूज, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की भी वैल्यूज 36.672, 72.171 एंड 29 पॉइंट सो ऑन ऐसे करके हैं। तो ये वैल्यूज क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि इस मॉडल में सीरियस मल्टीकोलिनैरिटी है। इट मीन्स कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये एक दूसरे से काफी कोरिलेटेड हैं, क्योंकि हमने डिस्कशन करा था कि अगर वीआईएफ की वैल्यूज 10 से अबव हैं तो मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट होती है हमारे डेटा में। और यहाँ पे वीआईएफ की वैल्यूज 10 से काफी अबव हैं। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मल्टी कोलिनियरिटी हमारे एनालिसिस में प्रेजेंट है। एंड टॉलरेंस वैल्यू भी काफी एक्सट्रीमली लो है, टॉलरेंस वैल्यू हाई होनी चाहिए और ये काफी एक्सट्रीमली लो है। तो हमारे इन दोनों को हम देख के ये इन्फर कर सकते हैं कि हमारे एनालिसिस में, हमारे डेटा में हमारे वेरिएबल्स के बीच में हाई मल्टी कोलिनियरिटी है। ओके, इट मीन्स कि जो वेरिएबल्स हैं स्टडी आवर्स, अटेंडेंस और मोटिवेशन, ये एक दूसरे से इतना स्ट्रांगली रिलेटेड है कि रिग्रेशन मॉडल में उनकी इंडिविजुअल और यूनिक इफेक्ट्स को रिलायबिलिटी सेपरेट करना डिफिकल्ट हो सकता है। इतने रिलेटेड है एक दूसरे से। ओके, देन आप कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स का भी ये टेबल ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड रेसिडुअल स्टैटिस्टिक्स का भी टेबल ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम फिर से अपने डिस्कशन पे जाते हैं और ये हम देखते हैं कि हम नॉर्मेलिटी ऑफ एरर डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने यहाँ पे दो एजम्पशन को सेटिस्फाई के लिए हमने डर्बिन वाटसन टेस्ट की वैल्यूज देखी, इंडिपेंडेंस ऑफ एरर को भी हमने ये प्रूव कर दिया एंड हमने मल्टीकोलिनैरिटी भी चेक कर ली। हमारे डेटा में मल्टीकोलिनैरिटी प्रेजेंट है। अब जो नेक्स्ट है वो हम चेक करने वाले हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मेलिटी ऑफ एरर की नॉर्मेलिटी चेक करने वाले हैं हम। ओके, तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम ऑफ रेजिडुअल्स एंड क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने डिस्कस करा था कि अगर हमारा हिस्टोग्राम में बेल शेप्ड आ रहा है तो इट मीन्स कि जो रेसिडुअल्स हैं ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये बेल शेप का एक कर्व बन रहा है, इट मीन्स कि एरर्स हमारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ओके, एंड क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट को भी आप जो ऑब्जर्व करके, या ये सॉरी ये पीपी प्लॉट है, इस पीपी प्लॉट को भी आप देख सकते हैं कि एक अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। तो इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि हमारा रेजिडुअल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। हमने हिस्टोग्राम के थ्रू और पीपी प्लॉट के थ्रू ये ऑब्जर्व करा कि हमारा रेजिडुअल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। तो हमने नॉर्मेलिटी ऑफ एरर डिस्ट्रीब्यूशन यानी रेसिडुअल के भी नॉर्मेलिटी को हमने चेक कर लिया। इट मींस हमने इंडिपेंडेंस ऑफ एरर
नॉर्मेलिटी ऑफ एरर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टीकोलिनियरिटी के एजम्पशन को सेटिस्फाई कर लिया है, एंड हमने लिनियरिटी के एजम्पशन को भी चेक कर लिया है। हमने स्कैटर प्लॉट को ऑब्जर्व करा था और हमने वहां पे कोई भी विजिबल पैटर्न शो नहीं कर रहा था। अब हम नेक्स्ट समझेंगे नेक्स्ट अजम्पशन के बारे में, जो कि अजम्पशन है होमोस्केडास्टिसिटी की, यानी कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए। इसको एनालाइज करने के लिए हम रेसिडुअल्स वर्सेस जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज का स्कैटर प्लॉट है इसको ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि रैंडम और इवन स्प्रेड होना चाहिए। अगर रैंडम और इवन स्प्रेड है तो इट मींस कि होमोस्केडास्टिसिटी है हमारे डेटा में। अगर कोई शेप बना रहा है फनल या कोन शेप, तो इट मींस कि वहां पे हेट्रोस्केडास्टिसिटी है। ओके, तो आप अगर इस स्कैटर प्लॉट को देखेंगे तो जो प्रेडिक्टेड और रेजिडुअल का स्कैटर प्लॉट है, ये देख सकते हैं कि इवनली एंड रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे कोई शेप नहीं है। तो आप इससे ये इन्फर कर सकते हैं कि हमारा डेटा हेट्रोस्केडास्टिक है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रिग्रेशन की जो 5 एजम्पशन थी, इन 5 को सेटिस्फाई कर दिया। हमने लिनियरिटी भी देख चेक कर लिया, हमने इंडिपेंडेंस ऑफ एरर भी देख लिया, हमने होमोस्केडास्टिसिटी भी चेक कर लिया, हमने नॉर्मेलिटी ऑफ एरर डिस्ट्रीब्यूशन को भी चेक कर लिया, हमने मल्टीकोलिनियरिटी को भी चेक कर लिया, और हमने रिग्रेशन इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं कोफिशिएंट टेबल से ये भी समझ लिया। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, कैसे आपको डेटा इंपोर्ट करना होता है एसपीएसएस में, देन उसको एनालाइज टैब पे क्लिक करके रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और आपको अगर इस कॉन्सेप्ट की इस कॉन्सेप्ट या नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं ये सैंपल डेटा सेट एंड वर्कबुक एंड रिजल्ट्स को शेयर कर दूंगा, आप वहां से मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।